बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल और मैं हूं अब्बास शबीर। पीपल्स पार्टी का ऑपोजिशन में बैठने का फैसला। पीपल्स पार्टी एक बार फिर फ्रेंडली ऑपोजिशन करने जा रही है। नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह ऐलान कर दिया है और साथ ये कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बने। यह भी उन्होंने कहा है कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली के लिए हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, हुकूमत की सपोर्ट करेंगे, लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। यह बहुत ही कोई अजीब सी बात है। नवाज शरीफ को इखलाकन वजीर आजम का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। आज की टॉप स्टोरी है, खुर्शीद शाह साहब ने इंटरव्यू में कहा है क्या हुकूमत बनाने के लिए नून लीग की मुश्किलात में इजाफा हो गया है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने यह वाज़े तौर पर कहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों को अक्सरियत साबित करनी होगी और यह इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पीटीआई का वफाक और पंजाब में एमडब्ल्यूएम से मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान, जबकि पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया है। मजीद डिटेल्स प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर एडिशन मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब मौजूद होंगे। थैंक यू मुस्तफ़ा भाई हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले ये बताएं कि ये फॉर्म 45 क्या है? आपके पास भी होगा, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं फॉर्म 45 पे, जरा इसको थोड़ा सा डिफाइन करें फिर आगे चलते हैं। देखें, बड़ी बुनियादी बात है कि फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जब वोटों की गिनती मुकम्मल हो जाती है तो तमाम एजेंट्स जो हर उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहा होता है उसका वहां पर मौजूद होता है, उसके सामने वो गिनती के बाद लिखता है एक फॉर्म के ऊपर कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। फिर वो उनके पोलिंग एजेंट से उसके ऊपर दस्तखत और अंगूठा कराता है और वो फिर उनके हवाले कर देता है कि वो आप जाकर अपने उम्मीदवार को जमा करा दें। लेकिन ये फॉर्म 45 के ऊपर तो आपने बकायदा कहा है कि ये इस वक्त जो रिजल्ट्स थे ये रिलायबल रिजल्ट्स नहीं थे। इसकी क्या आपके पास फॉर्म 45 मौजूद था जिसकी बेस पर आपने ये बात की? देखिए, फॉर्म 45 एक नहीं होता। फॉर्म 45 पूरे पोलिंग स्टेशंस जो कि हर हल्के के अंदर 250 से लेके 300 पोलिंग स्टेशंस होते हैं वहां से आता है। वो हर पोलिंग स्टेशन का नतीजा होता है जो हर उम्मीदवार के पास होता है। उसकी की बुनियाद के ऊपर आप अपनी टैबुलेशन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितना वोट पड़ा और आपके जो मद्देमुकाबिल उम्मीदवार थे उनको कितना वोट पड़ा। और फिर उसके फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 इशू होता है जो कंसोलिडेशन होती है रिजल्ट्स की। और 47 सिर्फ इतना कहता है कि टैबुलेशन के बाद ये साहब थे जिनके वोट सबसे ज्यादा पाए गए। अब जो फॉर्म 45 हमारे पास हैं, जो पोलिंग स्टेशंस के नताइज हमारे पास हैं, उसके मुताबिक जीता कोई और है और 47 जो फॉर्म इशू किया गया है उसके मुताबिक कोई और जीता है। तो ये एक सरासर मेरे ख्याल से डे लाइट रॉबरी है, ना सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों के मैंडेट के ऊपर बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि जगह जगह ये वाकयात दरपेश आए हैं कि फॉर्म 45 की टैबुलेशन उम्मीदवारों के पास कुछ और कह रही है, उसके मुताबिक और लोग जीते हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन बज़िद है और उसने धांधली करके मुख्तलिफ लोगों को इलेक्शन जिता दिया है। इलेक्शन कमीशन पर तो बहुत सी सियासी जमातों की रिजर्वेशन हैं। मुस्तफा साहब आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, आज सीईसी की मीटिंग में बिलावल साहब ने यह कह दिया है कि वो वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं होंगे, मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट करेंगे, लेकिन चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और सदर का उम्मीदवार उनका होगा आसिफ अली जरदारी को उन्होंने कहा है कि वो सदर बनाना चाहते हैं। तो ये क्या, ये फ्रेंडली ऑपोजिशन होगी? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और साथ ही नून लीग ने भी ये बात कह दी है कि हम हिमायत करेंगे सदर की सीट पर पीपल्स पार्टी की। देखिए, बुनियादी बात यह है कि इस वक्त वजारत उज़्मा का जो मनसब है ये कांटों का एक ताज है। जो हुकूमत भी बनेगी, पूरे पाकिस्तान को पता है कि उस हुकूमत के पास हुकूमत बनाने का इख्तियार मौजूद नहीं है, पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी मेरे तज्जिए के मुताबिक नहीं बैठना चाह रही कि वो समझते हैं कि लोगों की नज़रों में पीपल्स पार्टी ने अगर ये मशकूक किरदार अदा किया तो उसकी एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। और मुस्लिम लीग नून से इस वक्त वो एक दूरी रखना चाहते हैं ताकि पब्लिक की नज़रों में उनके खिलाफ नफरत ना बढ़े और पब्लिक की नज़रों में उनका किरदार भी मशकूक ना हो।
तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत में आपके साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन आईनी जो ओहदे हैं वो आप हमें जरूर दीजिए। अब अगर मुस्लिम लीग नून इस पे तैयार होती है तो फिर हुकूमत सिर्फ मुस्लिम लीग नून की होगी। और मैं ये समझता हूँ कि जो बाकी इत्तेहादी हैं वो मौजूदा जो हालात हैं उसमें उनके हर किसी के अंदर एक हेजिटेशन है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने की। मुस्तफा साहब, पीटीआई तो किसी के साथ इत्तेहाद करना ही नहीं चाहती है, तो ये कैसे पीटीआई क्लेम कर रही है कि अब हम हुकूमत बनाएंगे? और क्या आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग का दोबारा से एक लव अफेयर शुरू होने वाला है? इस पर भी कमेंट कीजिएगा ज़रूर। देखिए पीडीएम 2 अगर बनती है तो उस पीडीएम 2 का जो पहला एक एक्सपीरियंस था इस मुल्क के लोगों का, वो तो अच्छा नहीं रहा और उसकी एक बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ी मुस्लिम लीग नून को भी। और अब पीपल्स पार्टी भी गुरेजा है कि अगर हम पीडीएम 2 बनकर उभर कर सामने आते हैं इस तासुर से तो उसके नतीजे में एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वजारत उज़्मा कांटों का एक ताज है, आगे IMF के साथ मामलात हैं, मैशत ठीक करने में मुश्किलात होंगी और ये बुनियादी वजह है कि कोई हुकूमत कोई सियासी जमात इस कांटों के ताज को पहनना नहीं चाहती। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने भी यही ओहदे मांगे हैं कि हम आईनी ओहदे ले लें। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है तो उनकी तो एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन है कि वो इन दो जमातों के साथ किसी सूरत नजर नहीं आना चाहते। वो समझते हैं कि उनकी जो एक पोजीशन है जो इनको तकवीयत देती है वो यही है कि इन दो जमातों की जिस हद तक ऑपोजिशन की जाए वो उन्हें फायदेमंद उनके लिए रहती है। भारत और मेरे ख्याल से इस वक्त रास्ता निकालना चाहिए। पीटीआई को भी कुछ सैनिटी उनके अंदर भी प्रिवेल करे तो वो जिन हालात में इस वक्त तहरीक इंसाफ मौजूद है उन्हें अच्छा रोल प्ले करना चाहिए कि मुल्क क्राइसिस से बच सके। मुझे अनफॉर्चुनेटली आगे जो क्राइसिस है वो मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चले बिलफर्ज अगर पीटीआई हुकूमत भी बना लेती है, लेकिन जो कि नामुमकिन है, तो ये मुल्क चला सकती है पीटीआई? ये क्या होगा? और इसके साथ मैं ऐड ऑन करूंगा कि जो तज्जियाकार हैं, हर कोई जो शऊर रखता है उसने ये इलेक्शंस देखे हैं, इलेक्शंस के अंदर क्या हुआ है वो भी देखा है। तो मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर सही तरीके का रिजल्ट आया होता तो शायद मुस्लिम लीग नून को 15 सीटें भी ना मिलती। देखिए यही तो प्रॉब्लम है कि इस वक्त पाकिस्तान को जिन रेडिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है उसके लिए पहली चीज तो ये है कि सियासी जमातें तैयार नहीं है और सियासी जमातों के तैयार ना होने के बाद उनके अंदर वो कैपेसिटी भी नहीं है कि वो मुल्क के हालात को ठीक कर सकें। आप किसी जमात के मंशूर उठाकर देख लें, वो सिर्फ किताबों की हद तक हैं। जमातों को 12 मौका मिला है, ना मुल्क का निज़ाम इंसाफ ठीक हो सका, ना मुल्क की मईशत ठीक हो सकी, ना फॉरेन पॉलिसी ठीक हो सकी। तो इस वक्त तो हम एक ऐसी कश्ती की तरह हैं कि जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है और मैं नहीं समझता कि कोई भी जमात हो पाकिस्तान के अंदर वो मसाइल को हल करने की कैपेसिटी रखती है। लेकिन इस वक्त जरूरत जिस चीज की है वो ये है कि अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए। उनकी जो अगर किसी जमात को मेजॉरिटी मिली है तो उनकी मेजॉरिटी को ट्रिम ना किया जाए, उसको काट फीट के कम ना किया जाए, उनके लोगों के ऊपर डाका ना डाला जाए। ये हमें अनफॉर्चुनेटली होता हुआ नजर आ रहा है और इससे सियासी माहौल के अंदर मजीद तलखी पैदा होगी, मुल्क का इस्तेहकाम की जानिब नहीं जा पाएगा। इलेक्शन कमीशन के किरदार को कैसा देखते हैं? बड़ी रिजर्वेशंस हैं पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, बशमूल आप भी। तो इनका तो मैंडेट था इलेक्शन साफ और शफाफ करवाना। अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी जगह निगरान वजीर आला आ रहे हैं, निगरान वजीर आजम आ रहे हैं क्लैरिफिकेशन देने के लिए। देखिए बड़े अफसोस की बात है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शनों के फ्री एंड फेयर इनकाद में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है और आज जिस बहरान के बीज बोए जा रहे हैं ये बहरान खुदा न खास्ता पूरी मुल्क को, कौम को अपनी लपेट में रखेगा। आज बलूचिस्तान में इस वक्त जिंदगी तकरीबन स्टैंड स्टिल पर है। पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा हलकों में लोगों को रिजर्वेशंस हैं, इसी तरह सिंध में भी जमातें बाहर निकली हुई हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हम अपनी 76 साल तारीख में बस दायरों का एक सफर है जिसमें घूम रहे हैं। कोई इलेक्शन ऐसा नहीं होता जिस इलेक्शन पे हम वसूख से कह सकें कि ये फ्री एंड फेयर हुआ है। और एक हमें अपनी रेड लाइन बनानी पड़ेगी और वो ये है कि अवाम की राय का एहतराम। हमें चाहे उस राय के नतीजे में जो लोग सामने आए भले पसंद ना हो,
लेकिन आवाज़ खल्क नकारा खुदा, उस राय का एहतराम जो है वो हमें करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पर बल्कि शामिल रहा है कि अवाम की जो आवाज़ है न सिर्फ उसको दबाया जाए बल्कि सबवर्ट किया जाए। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। अब हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है तहरीक इस्तेकाम पार्टी के रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, थैंक यू वेरी मच। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, आपको तो वोट ही नहीं मिले, किधर गई इस्तेकाम पार्टी? हमने पहला इलेक्शन लड़ा, 2.5 महीने पहले हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई और उसमें अगर हमने 2 सीटें मरकज में और एक सूबे में ली, तो अगर उसका कंपैरिजन आप मौजूदा वो पार्टी जिसको बड़ा पॉपुलर पार्टी समझा जाता है तहरीक इंसाफ, अगर उसका पहला इलेक्शन 1997 में देखेंगे तो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत उनके हर कैंडिडेट की जमानतें जब्त हुई थी और एक भी सीट वो नहीं जीते थे। उनका दूसरा इलेक्शन 2002 में आप देखेंगे तो तमाम की जनाब जमानतें जब्त हो गई थी, हत्ता के बानी चेयरमैन की भी 2 सीटों पर जमानतें जब्त हो गई थी और एक सीट मियां वाली की बड़ी मुश्किल से वो जीते थे। तो उस तनाजुर में देखा जाए तो पहला इलेक्शन था और इस इलेक्शन में अगर हमने ये रिजल्ट निकाल लिया तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। आगे हालात तरीन साहब ने तो सियासत को खैर बात कर दिया है, इस्तेकाम पार्टी से भी रिज़ाइन कर दिया है। तो अब कौन सा इलेक्शन? और दावे तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा थे कि इतनी सीट्स ले लेंगे, इतनी सीट ले लेंगे। हाँ, अल्लाह पाक खैर करेगा। अलीम खान साहब प्रेसिडेंट है और अलीम खान साहब की सदारत के अंदर इंशाल्लाह पार्टी जनाब अब असल में मुनज़्ज़म होगी। और बाकी जहांगीर तरीन साहब ने एक बड़ा अच्छा जेस्चर, एक बीइंग अ ह्यूमन और बीइंग अ पॉलिटिशियन दिया है। एक अच्छे इंसान की निशानदही है, उनकी शख्सियत की अक्कासी करती है कि उन्होंने समझा कि मेरी चेयरमैनी में अगर अच्छा रिजल्ट पार्टी नहीं ले सकी तो मुझे रिजाइन देना चाहिए। बुनियादी तौर पे एक वो अच्छे और नफीस इंसान है। बाकी पार्टी मौजूद है और इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करेगी और वक्त के साथ साथ मुनज़्ज़म भी होगी और इंशाल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह सियासत के अंदर कभी भी कोई हतवी कोई चीज़ नहीं होती। बिलावल भुट्टो साहब दस्तबरदार हो गए हैं बतौर वज़ीर आज़म। वो कहते हैं कि जी मैं नहीं हूँ, जिसके पास मैंडेट है वो होना चाहिए। साथ वो कहते हैं कि मैं चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और सदर के लिए हमारा उम्मीदवार भी होगा और जरदारी साहब को वो सदर देखना चाहते हैं। देखिए, बिलावल जरदारी साहब पीपल्स पार्टी और ये जितनी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अलावा, वो बुनियादी तौर पे प्योर मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पे एक्ट करती हैं। अब मैं पिछले कई दिनों से एक बात कह रहा हूं और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी वो बात कही कि सबसे पहले पीटीआई के आज़ाद मेंबरान को मौका मिलना चाहिए कि वो हुकूमत की तश्कील करें, वफाकी हुकूमत की, क्योंकि नंबर गेम में 93 के साथ वो नंबर 1 है। लेकिन अब मसला ये है कि वो 93 के साथ हैं और आगे उनके पास और कोई जनाब सीट नहीं आनी, ना कोई स्पेशल सीट, ना कोई खवातीन की, ना अकलियत की। और साथ ही आज बानी चेयरमैन ने स्टेटमेंट दे दी हस्बे साबिक, जो उनकी आदत है नरगसियत की, मैं ना मानू की और किसी के साथ कोऑपरेट ना करने की और ना किसी के साथ बैठने की। उन्होंने कहा जी कि हम नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के साथ नहीं बैठेंगे। और जब आप नहीं बैठेंगे तो फिर आप किस तरीके से जनाब 169 का फिगर पूरा करेंगे? 93 के साथ तो जनाब आपकी सीट, जनाब आपकी वजारत उज़्मा तो नहीं मिल सकती। सर, उनका तो मैंडेट चोरी हुआ है, पूरी दुनिया ये बात कर रही है, तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं, सियासी जमातें खुद ये बात कर रही हैं, पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि नवाज शरीफ तो अपनी सीट हारे हुए हैं। नहीं, आपकी इत्तला की रियर्स है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफन के जो एक आज़ाद न्यूट्रल जनाब अदारा है पाकिस्तान में इलेक्शन को कंपेयर करने का, इन्वेस्टिगेट करने का, रेक्टिफाई करने का, उसकी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आई हैं जरा वो तसल्ली से सुन लीजिएगा। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने 17 मिलियन वोट लिए हैं, 1 करोड़ 70 लाख, और पीटीआई के मुखालफत में 40.5 मिलियन, 4.5 करोड़ वो वोट डले हैं, जो उससे 250% ज्यादा है पीटीआई से। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने पिछले इलेक्शन के निस्बत 22 सीटें कम जीती हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2018 के इलेक्शन की निस्बत नून लीग ने 9 सीटें ज्यादा जीती हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पिछले 2018 के इलेक्शन की निस्बत 11 सीटें ज्यादा जीती हैं। ये तो अभी चौहान साहब, ना लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई, ना कैंपेन करने की इजाजत दी गई, ना कोई बैनर लगा सकता था, उसके बावजूद इतने बड़ी तादाद के अंदर वोट लेना। आप पूरा पाकिस्तान धांधली धांधली की बात कर रहे हैं। आप अपने हल्के में बताएं
कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, बिल्कुल हक सच की बात करें? आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान के अंदर इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा कैंडिडेट अगर किसी पार्टी के थे तो वो पीटीआई के थे। आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख में पहली दफा रियासत के ऊपर हमला आवर होने वाले मफरूरों को भी अदालतों से जनाब रिलीफ देकर इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजतें मिली। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और इनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने के हवाले से माहौल फराम करने का आलम यह था कि इनके हर मफरूर को, कि जिसने जीएचक्यू के ऊपर हमला किया, जिसने गवर्नर हाउस पे हमला किया, जिसने जनाब मियां वाली एयरबेस पे भी हमला किया, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी मिली और वो इलेक्शन भी जीता। तो आप किस तरह कह सकते हैं? सर, रैली निकालने का ऐलान करते थे, 144 लग जाती थी, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती थी, जलसे नहीं करने दिए गए। कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं आप? उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं जनाबे वाला। जब इनके जो लोग मफरूर थे, जो पूरी तसल्ली से सुन लें, जो इनके लोग मफरूर थे, जब वो किसी जलसे के अंदर या किसी मुजाहरे के अंदर आए होंगे और वो पीओ डिक्लेयर होंगे, इश्तिहारी डिक्लेयर होंगे, उनकी गिरफ्तारी के लिए अगर पुलिस जाएगी तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि उनकी जनाब जलसे के ऊपर या उनके जुलूस के ऊपर ये सारी चीजें की गई। उनको फुल आजादाना मौका मिला और वो इलेक्शन लड़े। और वो आप बताएं, अगर धांधली की आप बात करते हैं, 2018 के इलेक्शन के अंदर 72 घंटों तक रिजल्ट नहीं आया था। 2018 के इलेक्शन के अंदर 26 हलकों का रिजल्ट उस वक्त तक अनाउंस नहीं किया गया था जब तक जनाब वो रेक्टिफाई होने के बाद पीटीआई की मर्जी और मंशा के मुताबिक रिजल्ट आने के बाद फिर वजारत उज़्मा का इलेक्शन हेल्ड किया गया था। उस वक्त आप पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, पीटीआई का बयानिया आप बना रहे थे, आपको बहुत अच्छी तरीके से फयाजुल हसन साहब याद होना चाहिए। अपने हलके की आप बात करें, हनीफ अब्बासी साहब हार रहे थे, दानियाल साहब, पूरे पाकिस्तान में कई ऐसे हलके, आप टीवी ट्रांसमिशन भी देख रहे होंगे, ऑन ग्राउंड आपके राब्ते भी होंगे। तो सबसे ज्यादा आजाद की है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ प्लस के तहत अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट टीवी चैनल्स के ऊपर और टीवी एंकर्स के ऊपर और टीवी के तजिया निगारों के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर की गई। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं शर्म महसूस होती है मुझे, बीइंग अ पॉलिटिकल कारकुन और पॉलिटिकल एनालिस्ट, 40-45 साल मेरी उम्र गुजर गई है इस फील्ड के अंदर, कि वो एंकर के जो नाम नेहाद अपने आप को सीनियर एंकर और वो टीवी चैनल जो अपने आप को नंबर 1 और नंबर 2 कहते थे, 5% वोट के ऊपर वो इतनी गलाजत भरे तबसरे और गलाजत भरे जनाब वो रिजल्ट जो है वो बताने लगे हुए थे। और भाई यहाँ 4-4, 6-6 दिन और 10-10 दिन दुनिया के ममालिक के अंदर रिजल्ट अनाउंस नहीं होता। भारत के अंदर 8 दिन तक जनाब आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं होता। यूरोप, अमेरिका के अंदर भी जनाब आपके 5-5, 10-10, 15-15 दिन बाद जनाब आपके गैर सरकारी नताइज अनाउंस होते हैं। यही तो टीवी चैनल के ऊपर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ की। यही तो यहूदी लॉबी का अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी कि जिसने अपना आप दिखाया और फिर उसके बाद अब ये रोते हैं। वो हामिद मीर जैसा बंदा के जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश का अवार्ड लेकर वो वहां बैठा हुआ है, जिसने पाकिस्तान तोड़ने वालों से, हसीना वाजिद से उसने जनाब अवार्ड। सर, आप ये बात कर रहे हैं फयाजुल हसन साहब, आज 2018 में आप खुद बल्ले बल्ले कर रहे थे जब ये रिजल्ट्स आ रहे थे। उस वक्त आप अगर कंपेयर करें तो आप इतना चेंज क्यों हो गए अचानक, क्या वजह है? चेंज इस वजह से हुए कि जब रियासत पाकिस्तान के ऊपर 9 मई का हमला होगा, जब पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे हमला होगा, जब पाकिस्तान की बका पे हमला होगा, जब पाकिस्तान के रियासत। सर, हम तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप 9 मई के ऊपर बात को लेकर जा रहे हैं। मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं आपसे, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं, इलेक्शन डे की बात कर रहा हूं, इलेक्शन रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं आपसे। आपने पूरी दुनिया के तबसरे नहीं देखे कि पाकिस्तान में किस किस्म के इलेक्शंस हुए? और भाई कौन से दुनिया के तबसरे देखे? मैंने आपके सामने फैफन का जनाब आपको नतीजा दिया है, जो सबसे न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। आप माशाल्लाह खुद बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, आपको नहीं पता कि फैफन की क्या क्रेडिबिलिटी है? फैफन आपको बता रहा है कि जनाब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है। आप दुनिया की बात करते हैं, दुनिया तो सारी पाकिस्तान को तोड़ने के चक्करों में, आप दुनिया की बात मानेंगे? सर, फाफन कौन सा ऑथेंटिक इदारा है? फाफन से अच्छे तो जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टर हैं वो रिपोर्ट कर रहे थे। फाफन के पास क्या टेक्नोलॉजी है कि वो रिपोर्ट इस तरह की बना देता है और एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाता है? आप खुद बड़े पुराने सियासतदान हैं। हाँ, अब्बास साहब, आपके सामने वो फैक्ट एंड फिगर्स नहीं गुजरे कि जो जाली फॉर्म 45 लेके फिरते रहे। अब आप मुझे बताएं, ये सारे के सारे गए लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने आज क्यों सारों को जनाब रिजेक्ट करके वापस भेज दिया?
सलमान अकरम राजा से पूछा बताओ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, वो कहता है जी वो ARY के अंदर ये रिपोर्ट थी, जियो के अंदर ये रिपोर्ट थी, हामिद मीर ये कह रहा था। उन्होंने कहा इसको छोड़ो, मुझे कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ। जज ने कहा, उन्होंने कहा जी डॉक्यूमेंट कोई नहीं है। उनका जाओ जाके इलेक्शन कमीशन में जाके बात करो, मेरे पास क्या लेने आए हो। अगर कोई जेन्युइन बात होती तो लाहौर हाई कोर्ट उसके ऊपर कोई ना कोई स्टे देता ना। सारों को मुंह काला करके क्यों भेजा? इस वजह से कि उनके हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ प्रोपेगेंडा था। सर उनके पास फॉर्म जनाब तजिए थे चौहान साहब, उनके पास फॉर्म 45 थे, उनके पास फॉर्म 45 थे। और भाई जाली फॉर्म 45 का सारा भांडा फूट गया। बात साहब आपके पास है ही नहीं वो सारा। सर मेरे पास है फॉर्म 45 जो जारी हुए, वो भी बहुत सारी चीजें हमारे पास। तो अच्छा, आप इलेक्शन कमीशन को मानते हैं ना? सारी डिटेल पता चल जाएगी। आप इलेक्शन कमीशन को डिटेल पता चल जाएगी। जाली और झूठे फॉर्म 45 बना के रखे गए, जाली और झूठे फॉर्म 45। मैंने अपनी सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ाते गुजरी है। बात साहब ये उस जुमात पे बना, ये चौहान साहब उस जुमात पे बना के रखे थे से मिलता है जिसको घरों से नहीं निकलने दिया, उस जुमात पे बना के रखे हुए थे ये फॉर्म। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, झूठे बना के रखे हुए थे ये झूठे। सारा दज्जाली इनका सोशल मीडिया, इनका पूरा झूठ और फरेब के ऊपर नेटवर्क। आप बताएं CGS जो है ना, साहिर शमशाद, क्या जेल के अंदर जाके मिले? मैं वजीर जेल खाना जाता रहा हूं, मैंने उसी वक्त परसों जनाब रेक्टिफाई करवाया, पता लगा जी वहां तो कोई उर्दली नहीं जाके मिला। वो इस तरह की 75,000 किस्म की जनाब झूठे प्रोपेगेंडा है। फॉर्म 45 झूठे लेके। आप एक और चीज, अब्बास साहब एक मिनट रुक जाए। आप मुझे ये बताएं, 5 बजे पोलिंग खत्म होती है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे फॉर्म 45 बाहर आ सकता है? इस हामिद मीर से पूछो, तुम जियो में बैठे डॉलर की कमाई का जनाब हक हलाल कर रहे थे, तुम कहां से जाओ फॉर्म 45 जो ना वो लेके फिर रहे थे, जो कहते हो कि मेरे पास है फॉर्म 45। झूठ की इंतहा, फरेब की इंतहा। और भाई मैंने सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ाए हैं। फॉर्म 45 कहां पे जनाब आपको 6 बजे और 7 बजे मिल सकता है? 1 घंटे बाद। वो झूठे बनाकर पूरा इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक पूरा एजेंडा और एक पूरा प्रोपेगेंडा जो 2 साल से चल रहा था, वही अब इन्होंने चलाया। लेकिन बिल्कुल बेनकाब हुआ, मुंह काला हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अदालतों में मुंह काला हुआ, अदालतों ने चपेड़े मार के वापस भेजा। फॉर्म 45 तो चले, फॉर्म 47 भी थे, वो तो रात 12 बजे आ गए थे। मैं इसको वाइंड अप करता हूं। आप इलेक्शन कमीशन को मानते हैं? आप इलेक्शन कमीशन को मानते हैं? और भाई फॉर्म 47 जनाब अगले दिन जनाब कहीं जाके आना शुरू हुए थे। क्यों सर रात को आना शुरू हो गए थे? अच्छा चलें, ये अच्छा चलें, फॉर्म 45 से आगे निकलते हैं। एक मेरा क्वेश्चन है चौहान साहब, इस तरह के जो तजिए है और सोशल मीडिया का जो इस किस्म का एनालिसिस है उसके ऊपर ना चले। आप माशाल्लाह बड़े डिसेंट आदमी हैं। आप मेरी बात सुने। आप इलेक्शन कमीशन को मानते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं रात 12 बजे के आधे घंटे तक रिजल्ट ना आए तो मैं सबको मुअत्तल कर दूंगा। इलेक्शन कमीशन कहां पर था? निगरां वजीर आला को, निगरां वजीर आजम को क्लैरिफिकेशन क्यों देनी पड़ी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहां पर हैं चौहान साहब? सर आपकी इतला के लिए अर्ज है, ये पाकिस्तान नहीं, ये पूरी दुनिया की रवायत है कि 3 दिन से लेके 15-15 दिन बाद आपका गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे अनाउंस होते हैं। और फिर सर्दी का मौसम था फरवरी का, उसमें जनाब आपका पूरा आधा पाकिस्तान तो जनाब बर्फ के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, आपका जनाब KPK, चतराल, ये सारे का सारा डूबा हुआ था। कोई बर्फ के अंदर, कोई सर्दी में, ये सारी चीजें आती हैं। और ये पहली दफा नहीं हुआ। 2018 के इलेक्शन में 72 घंटों के बाद रिजल्ट गैर हतमी अनाउंस होना शुरू हुए थे। 72 घंटों के बाद। ये कोई नई चीज नहीं है। थैंक यू चौहान साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। CEC की मीटिंग में आज बहुत बड़े फैसले, जो आपने कहा था कि बड़े अहम फैसले होने हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी अब ये साथ चलेगी मुस्तकबिल में, क्या फार्मूला होगा? शाह साहब ज़रा इसको थोड़ा सा तफसीलन बता दीजिएगा। आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन बिलावल ने बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको बता दिया है जी कि वो सपोर्ट करेंगे और वज़रात हमें देंगे, और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो हम जरूर लेंगे। बस ये बड़ा क्लियरली हमने कहा है। ये पोजीशंस आगे चल के क्या होता है वो देखते हैं। शाह जी पोजीशंस किस तरीके से लेंगे?
अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ये फ्रेंडली हुकूमत नहीं होगी कि आप उनको वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपको आइनी पोजीशंस के ऊपर सपोर्ट करेंगे? नहीं, सपोर्ट इसलिए करेंगे कि हमारा उनको सपोर्ट है प्राइम मिनिस्टर के लिए, पार्लियामेंट को। हमारा असल मकसद है जो बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी का आज तक रहा है कि पार्लियामेंट का वजूद जरूरी है। पार्लियामेंट इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, प्रोटेक्शन है बहुत बड़ा हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए। तो हम पार्लियामेंट को बचाने के लिए, आपको 2014 में याद होगा कि हम अपोजिशन में थे, हम नून लीग के साथ खड़े हो गए थे। तो अब नून लीग के साथ चलने का फैसला किया है, जो पीछे हुकूमत में जो आप लोगों के बिलावल साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि हमारा एक्सपीरियंस को इतना अच्छा नहीं रहा। बिल्कुल वो बात आपकी सही है, उसको सामने रखते हुए हम बदलाव में नहीं जा रहे। और बात यह है कि आज इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कहा कि मैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो हमें पार्लियामेंट बचाने के लिए एक ही रास्ता है, और वो ये है कि हम, क्योंकि वो हम शख्सियत में ज्यादा है, हम उम्मीदवार नहीं है प्राइम मिनिस्टर के, तो हमने उनका ऐलान किया है कि हम उनको वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनको डिस्टर्ब करेगी उस हिस्सा, उसमें शामिल होगी नून लीग के साथ, या वो नून लीग जाने, नून लीग का काम जाने? नून लीग को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे वोटिंग में। हमारे तकरीबन 78 से 90 वोट होंगे, 78 से 80 वोट। सही। तो एमक्यूएम वोट जाएगा मुस्लिम लीग नून के पास। ठीक। तो एमक्यूएम भी आपके साथ होगी। एमक्यूएम के हवाले से तो बड़ी सख्त रिजर्वेशंस बिलावल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई हैं। तो एमक्यूएम के साथ भी कोई इत्तेहाद हो सकता है, क्योंकि कराची में तो एमक्यूएम है, और एमक्यूएम किस तरीके से शाह साहब जीत गई? वहां पर जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो लोग वहां पर बताते हैं, ये बड़ी बहस है, कैसे जीत गए, क्यों कर जीते, और सारे मुल्क में बहस है कि कौन कौन हार गया, किस किस को जिताया गया, कौन जीत गया, कौन हार गया। ये बहुत बड़ी बात है। हाल फिलहाल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि पार्लियामेंट की इलेक्शन है, पार्लियामेंट को बचना चाहिए, पार्लियामेंट को सेव करना चाहिए। पीपल्स पार्टी सेव द पार्लियामेंट। गवर्नर आपका होगा सिंध में? ये सारी चीजें बाद में तय होगी। हाल फिलहाल तो हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन बात की है। शाह साहब, सीईसी में जो बिलावल साहब का फैसला है कि बिलावल साहब वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं होंगे, ये सब ने इस फैसले की हिमायत की, या कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, बिलावल साहब ने खुद कहा कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, इस पोजीशन में हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, 54 में से मैं प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं हो सकता, क्योंकि 72 वोट जो हैं वो नून के हैं, हमसे 18 वोट ज्यादा हैं, तो हक उनका बनता है। पहले हक बनता है पीटीआई का, पीटीआई हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हक बनता है मुस्लिम लीग नून का। साइंस का मतलब है कि पीपल्स पार्टी फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी? अभी तक हमारा डिसीजन यही है कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। सपोर्ट देंगे उनको, बिल में बिल देखेंगे, बिल देख के फिर हम उनको सपोर्ट देंगे। अगर बड़े मियाँ साहब ने मजबूर किया साईं, या कोई मुस्तकबिल के अंदर कोई ऐसी चीज बन गई, तो फिर मुस्तकबिल की कोई गारंटी नहीं है क्या होगा, और किसी को गारंटी दे भी नहीं है, वो तो खुदा और खुदा को रसूल को पता है, मगर हमें इसका पता नहीं है। तहरीके इंसाफ बिल्कुल उनका वाज़ेह स्टैंड आ गया कि नहीं खड़ा होना पीपल्स पार्टी के साथ, ना मुस्लिम लीग नून के साथ। तो शाह साहब, ये इतनी सख्ती में फिर ये मामलात कैसे चलेंगे, कैसे नरमी आएगी, कैसे निज़ाम चलेगा मुल्क का, माशी सूरत हाल? तनकीद नहीं करना चाहिए, इस वक्त इमरान खान जेल में है, मगर इसी जिद ने इमरान खान को इस जगह पे पहुंचाया है। दूसरी बात कि क्या वो खुद अमीन है? पीपल्स पार्टी भी इस किस्म के आदमी से कैसे बात करे, जो अल कादिर ट्रस्ट में भी हो, तोशा खाना में भी हो, और बहुत से और चीजें स्कैंडल्स आए हैं उनके खिलाफ, कौन कौन बीच में मिडिल मैन था, कौन कह रहा था, सारी चीजें
उनके ऊपर लेबल लग चुके हैं करप्शन के। तो हम नहीं चाहते कि वो जेल में हों और हम ऐसे उनके खिलाफ बैठ के बातें करें। पीपल्स पार्टी ये मिजाज नहीं रखती। सीनियर पॉलिटिशियन हैं आप खुर्शीद शाह साहब, कोई मशवरा दें, बैरिस्टर गौर साहब को मशवरा दें, तहरीक इंसाफ को मशवरा दें, कोई बताएं क्या? बैरिस्टर गौर को मशवरा दें। बैरिस्टर गौर हमसे वाकिफ है, ताल्लुक है, हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है उनके साथ, मगर उसकी 0% पोजीशन है इमरान खान के सामने। वो बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता। वहां फिलहाल गाड़ी चलाने के लिए उसको कोचवान बना लिया है। पीटीआई तो क्लेम कर रही है अभी भी कि हमारी 180 सीटें, हमें अपना मैंडेट दें, उसके बाद बातचीत करेंगे। ये कैसे मुमकिन होगा? मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये मुमकिन कैसे होगा? 180 तो नहीं है उनकी 260 है। भूल रहे हैं वो। पंजाब में साईं नून लीग का हिस्सा होंगे, उधर भी हिमायत होगी जो फेडरल में हो रही है वफाक की सतह के ऊपर। पंजाब में भी यही फार्मूला है। नेचुरली यही फार्मूला होगा। बहुत शुक्रिया खुर्शीद अहमद शाह साहब। बहुत अहम गुफ्तगू आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद उन्होंने की। तहरीक इंसाफ को मशवरा देना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि तहरीक इंसाफ हमारा मशवरा मानने को तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ ने बड़ा क्लियर कह दिया है वो किसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी सायरा बानू, उनसे मुल्की सियासी सूरत हाल पर मजीद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। सायरा बानू साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हो रहा है जी? क्या नज़र आ रहा है? कौन हुकूमत बनाएगा? फ्रेंडली हुकूमत होगी? क्या अपोजिशन के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या होने जा रहा है मैडम? अस्सलाम वालेकुम। कौन हुकूमत बना रहे? वो कह रहे हैं कि जिनके लिए ये सारा रोग पाला है, अपने ऊपर इल्जामात भी लिए और सब कुछ हुआ है, तो वही हुकूमत बनाएंगे, और कौन बनाएगा? बिलावल भुट्टो साहब तो कहते हैं कि मैं उम्मीदवार नहीं हूं वजीर आजम का, लेकिन हिमायत हम ज़रूर करेंगे नून लीग की, और सदर भी खड़ा करेंगे, चेयरमैन सेनेट भी खड़ा करेंगे और स्पीकर भी खड़ा करेंगे, और साथ ही नून लीग कहती है कि जी हम तो हिमायत भी करेंगे। ये बड़ा जल्दी जल्दी सारा कुछ हो रहा है। तो देखिए, जब आपकी कमजोरियां किसी के हाथ लगी हो तो ऐसे ही होता है। अब आपने देखा होगा ये इनका रवैया जारहाना था, लेकिन राव अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनको मैसेज दिया गया कि अपनी हद में रहें। तो अब ये वही करेंगे जो किसी की मंशा होगी, कि वो गुड़ तो खाएंगे लेकिन गुलगुलों से परहेज चाहेंगे। एमक्यूएम के हवाले से, जी बिल्कुल, एमक्यूएम के हवाले से आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है कि जो को उम्मीदवार थे वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में थे, बहरहाल अभी वो इसकी तहकीक करेंगे मुस्तकबिल में आके। तो एक मैसेज उन्होंने दिया है एमक्यूएम को कि भाई कराची में अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। और एमक्यूएम कहाँ से जीत गई अचानक मैडम? ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? आप जरा इसके ऊपर भी कमेंट करें। इलेक्शन में हुआ क्या है बेसिकली? देखिए, इलेक्शन में क्या हुआ है? जादू ही हुआ है। कल आपने पीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि हमें क्या कहा गया, और उसके बाद जीडीए के सामने 0 और एमक्यूएम के सामने 14-15 सीटें लिखी हुई थी। तो जब वो क्या कहते हैं, लिखा हुआ होता है दीवार के ऊपर, तो फिर आप ये हम क्या कर सकते हैं। बाकी उन्होंने कहा कि वो तहकीकात करेंगे कि एमक्यूएम में कुछ इस किस्म की एक्टिविटी वाले लोग हैं। तो 3 दफा के हमारे गवर्नर इशरतुल अबाद साहब, उनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस थे। हमारे बाबर गौरी साहब थे, 4-5 और थे, उनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस थे। जिसके ऊपर जो जो चार्जेस हैं वो आवाम से ढकी छुपी बात नहीं है, और सभी कन्विक्टेड लोग हैं हर पार्टी में। तो ये मतलब कहां से फरिश्तों की पार्टी ढूंढना चाह रहे हैं? जब इत्तेहाद होता है तो वो साथ बैठे हुए होते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि भाई हम भी सिंध के बेटे हैं, आप भी सिंध के बेटे। पीडीएम गवर्नमेंट में यही तो हुआ था, और फिर अब अचानक से बुराइयां नजर आना शुरू हो गई। पता नहीं है, एक अजीब सा सियासत। तो मैंने सुना था कि इबादत है, मगर यहाँ पर तो ऐसे लगता है धंधा है, पर गंदा है। ये बहुत ही गंदा धंधा है। अवाम इस जबरदस्ती की हुकूमत को कबूल कर लेगी? सियासी रहनुमाओं को ढूंढ ढूंढ कर बैंगन, गाजर, जूते, ढोल और बाजे जैसे निशानात ने गिराया है, बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं। तो क्या ये जो अब हुकूमत बनने जा रही है ये काबिल कबूल होगी?
नहीं जी, बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगी। इस इलेक्शन का मकसद ये था कि मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आए, वो तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जिन्होंने इस किस्म के इलेक्शन करवाए हैं, इस किस्म के फैसले दिए हैं कि एक पार्टी को आपने इस जमहूरी अमल से दूर रखा, उसका निशान ले लिया, ये सारा कुछ किया, मेरा बस चलो तो सबके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलना, ये मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है। ये मुल्क को कमजोर, क्या हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा? सिर्फ तारीख ऐसे ही खामखा में कभी कोई बात करने के वो कहते हैं टाइम में हम लोग वो बातें याद आती हैं। 1971 का भी याद रखना चाहिए कि कहाँ 86 सीट और कहाँ 160 सीट, और उसके बाद आपने सब कुछ देख लिया। ये जबरदस्ती की तो शादियां भी कामयाब नहीं होती है तो हुकूमत है। लेकिन पीटीआई किसी के साथ बैठना ही नहीं चाहती। वो कहती है कि हम खुद हुकूमत बनाएंगे। उनके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने उनको ऑफर भी की है। पीटीआई कहती है कि हमने नहीं बैठना। देखिए, पीटीआई के साथ जो 16 माह में हुआ है वो किसी पार्टी के साथ हुआ नहीं। जिस तरीके से जुल्म आपने उनको कैंपेन नहीं करने दिया, आपने उसे निशान दे दिया, आपने ये कर लिया, आपने उसके ऊपर वो कहते ना कि कौन कौन से भैंस चोरी और पता नहीं अजीब अजीब से लोगों पे मुकदमे बनाए। हमारी खवातीन पिछले 10 महीनों से जेल में है, उनके जो चालान पेश नहीं हुए। उस सब बातों के बाद आप एक जमात से तवक्को करते हैं कि वो बैठ के ये सब बातें करें और ये करें। मतलब ये मेरी राय है। कैसे कैसे हो सकता है कि जो जिन्होंने पीडीएम हुकूमत में अपने अहदाफ हासिल करने थे वो अपने अहदाफ भी हासिल किए, फिर इस किस्म की बातें हुई हैं, और अब जब वो वापिस सब कुछ बोलो बैठो, तो फिर बेवकूफ किसको बनाना है? आवाम को किसको बेवकूफ बनाना है इन सब ने मिलकर? तो मुझे बताएं, मैं तो इस कैंपेन में बैठ के लोगों को बहुत करीब से देख कर आई हूँ। आप यकीन नहीं करें कि क्या गुर्बत है, और मेरा दिल टूट गया है इस सियासत से कि सियासत का मकसद किसी का भी आवाम को रिलीफ पहुंचाना तो नहीं है। हर कोई अपनी अपनी दुकान चमका के बैठा हुआ है, बाकी 25 करोड़ किसके पास दुहाई लेकर जाए, समझ नहीं आ रही। आप ना सियासत छोड़िएगा, आपकी ज़रूरत है। जहांगीर तरीन साहब सियासत छोड़ गए हैं। सिराजुल हक साहब ने भी अलहदगी इख्तियार कर ली है। जमात इस्लामी के बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं। ये मुझे बताएं कि एमक्यूएम को इतनी सीट्स कहाँ से मिल गई? ऑन ग्राउंड वहाँ पर लोग बताते हैं कि यहाँ तो वोट ही नहीं है एमक्यूएम का, और एमक्यूएम उम्मीदवार को इतने वोट मिल गए। कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? से कैसे मिल? अब आप अगर ना काटें तो आपकी बात कर लेंगे, उनकी भी बात हुई होगी, उनका हाथ होगा। एमक्यूएम पहले भी तो किसी ने बनाई होगी ना, बनाने के बाद खुद ही उसके 4 टुकड़े किए, और फिर उसके बाद पहले वो कीमा बना दिया, उसका कीमे को जोड़ के कोफ्ता बना दिया, कोफ्ते को फिर थोड़ा फिर वापिस से जोड़ दिया। तो ये कौन लोग हैं? एमक्यूएम तो जो आफ्टर पीडीएम गवर्नमेंट में रहने के बाद इनका तो कराची में ग्राफ बिल्कुल नीचे गिर गया था। इनको तो अपने लोग दे रहे थे, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं है। अभी भी जो एमक्यूएम के जो लोग हैं, जैसे हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी वाले अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि भुट्टो साहब के चाहने वाले मौजूद है, बेनजीर साहिबा के चाहने वाले मौजूद है। ठीक है, जैसे अब नवाज शरीफ साहब ने आना तो कहा कि नवाज शरीफ के चाहने वाले मौजूद है। तो आप भाई को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अभी भी भाई के चाहने वाले लोग बहुत मौजूद है। नहीं आया तो आइए, मैं आपको लेकर चलती हूँ कराची में, कि जहाँ भाई अभी भी लोगों के दिलों में बसता है। ये लोग थोड़ी बसते हैं, वो तो कहते हैं कि इन्होंने भाई को बेच दिया, भाई का नाम बेच दिया लोगों ने। इनको वोट कहाँ से मिल गए? और वापिस जिस किस्म के यहाँ पर कराची में फायरिंग हुई थी और सारा हुआ था, लगता है कि वो वापस कराची का सुकून किसी को पसंद नहीं आया। बस अब अल्लाह खैर करे कि आगे क्या होता है। और आपको भी कोई ऑफर शॉफर मिली थी कि आपको जिता देते हैं? और इसके ऊपर भी ज़रूर कमेंट करें कि मरियम साहिबा मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, जो इंडिपेंडेंट हैं उनके ज़ोर से ही हुकूमत बनेगी ना। तो ये तरीक़ेकार के ऊपर भी ज़रा कमेंट करें। तस्वीर बनवा रही हैं, बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास इतने उम्मीदवार हो गए, इतने हमारे पास आ गए। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है दोबारा से? ये क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ पर तो हम लोग जो बताया, हमने बड़ी बड़ी चीजें जब वो देखी भी और उसको निगल भी लिया हमने। और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जी, मुझे कभी भी ऑफर नहीं हुई, और मुझे कभी असेंबली में भी बैठ के ये जो सब चीजें होती थी कभी मुझे ऑफर नहीं हुई।
उनको मेरा और मेरी फैमिली का पता है, तो मुझे कभी ऑफर नहीं हुआ। और बाकी मरियम साहिबा ने तो वही बात है कि लोटों के लिए उन्होंने कहा था कि उनकी जगह बाथरूम में है, लेकिन फिर वो उनको ड्राइव-इन ले गई। अब ये समझ नहीं आ रही कि उनके उस बयान को सही मानूं या उसको मानूं। और ये सब कुछ सामने हो रहा है जो पहले सिंध हाउस में हुआ, और अभी भी जो बोली 50 करोड़ से शुरू हुई है। और ये क्या बात हुई, आप मुझे बताएं। ये तो समझने वालों को समझना चाहिए, जिनके आशीर्वाद होते हैं, जिनके सारा वो होते हैं। देखिए, मैं अगर आप मेरा मैं अब इस बात को मान ही नहीं सकती अगर कोई कहता है कि इदारों का जो क्या कहते हैं अमल दखल नहीं है। जी, अमल दखल है, 100% नहीं, 1000% अमल दखल है। तो वही बात है कि जब तक ये अमल दखल खत्म नहीं होगा, ये ऐसे होता रहेगा। वरना सियासतदानों का क्या, अब वही बात है कि लड़वा कर किसी को फायदा नजर आता है कि ये एक टेबल पर बैठ ही ना सके। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ अब्बास साहब कि सिर्फ सियासतदानों को ही टेबल पर नहीं बैठना चाहिए, जुडिशरी को भी बैठना चाहिए, हमारी जर्नलिज्म जो सहाफी है उनको बैठना चाहिए, स्टैब्लिशमेंट को बैठना चाहिए, सियासतदानों को बैठना चाहिए, सब बैठे। देखें जी, बाकी पार्टीज दावत भी दे रही हैं, लेकिन इमरान खान लचक ही नहीं दिखा रहे, वो किसी एंड के ऊपर मान ही नहीं रहे। पीटीआई का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है कि हम हुकूमत बनाएंगे, हमने किसी भी जमात के साथ नहीं बैठना। अगर ये लचक नहीं दिखाएंगे तो ये मामलात किस तरह हल होंगे? सुने, क्या लचक दिखाए, मतलब मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ जो मैं सिंध में हालात देख कर आई हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि पहले तो कभी मैं कहती होती थी कि अगर हमने सिंध में रहना है तो ठीक है, पीपल्स पार्टी के साथ थोड़ा सा हमारा हो जाए, अपने लोगों को रिलीफ दे दे। लेकिन जिस तरीके से वहां पर लोगों का हाल है, और 15 साल का जो वहां पर उनके साथ जुल्म ज्यादती किए, तो आप यकीन नहीं करें, मेरा भी दिल नहीं कहता। अब ये तो खान साहब भी सही बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं बैठना चाहते। लेकिन मुझे बताएं कि जब बैठने का मतलब है कि उनके वजूद को कबूल कर लिया, तो जो इतनी जद्दोजहद हुई और वो सारा कुछ कैसे, या तो माने आप, पता नहीं है, बहुत लंबी बहस है। अब आपका प्रोग्राम पता नहीं इतना है या नहीं है, सिर्फ सियासतदानों का कसूर नहीं है, सबका कसूर है इसमें। हमारी अदलिया जिन्होंने ऐसे मुतनाज़ा फैसले किए, एक दूसरे से मुतनफर किया, फिर बाकी चीजें भी। पार्लियामेंट की बड़ी एक्टिव मेंबर हैं आप, बड़ी एक्टिव मेंबर रह चुकी हैं। कोई नजर आ रहा है जो आगे पार्लियामेंट है, बड़ी स्ट्रांग पार्लियामेंट होगी, 5 साल पूरे करेगी, अवामी उमंगों पर पूरी उतरेगी? क्योंकि एक हीलिंग प्रोसेस के अंदर हैं लोग, बड़े अफसोस के अंदर हैं ये रिजल्ट्स देखकर, क्योंकि लोगों ने एक उम्मीद लगाई हुई थी इलेक्शन से। काफ़ी अरसे से लोग ये सोच रहे थे कि कब इलेक्शन होंगे, कब हम वोट डालेंगे, कब अपने उम्मीदवारों को जितवाएंगे। लेकिन बहुत जगहों पर ये सारी चीज़ें ऑपोजिट हुई हैं। तो क्या ये हीलिंग प्रोसेस आप समझती हैं, ये हीलिंग प्रोसेस है, या जो जज्बात हैं, अवामी जज्बात हैं, ये और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और ज़्यादा बढ़ रहे हैं? है ना कि एक कबूलियत होती है, एक मकबूलियत होती है। फिर अभी जितने भी वोट या जो लोगों को हम बोले कि लोग बाहर निकले हैं, लेकिन अगर अब वही बात है कि उनके वोट के साथ खेला गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे लोग अपना ये हक भी इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा मायूसी फैल चुकी है इन सब जमातों के, हमारे इदारों के, हमारे जो कानून, खैर इस मुल्क में, आई एम सॉरी, मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आता। इन सब ने लोगों को बहुत ज्यादा मायूस और बददिल किया। तो खुदा के वास्ते इन सबको सोचना चाहिए कि ये सब चीजें अब नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क पे रहम कर लें। सिर्फ 25 करोड़ आवाम को देखें, ये तकरीबन 2-2.5 हजार मेंबरान को मत देखें। मेंबरान से मतलब ये 4-5 खानदानों को मत देखें, 25 करोड़ आवाम को देखें। और पार्लियामेंट ऐसे ही रहेगी। देखिए, अब वो दौर भी चले गए, और मेरा भी ख्याल कि कोई मजबूत, कोई स्ट्रॉन्ग सी अपोजिशन आएगी। क्योंकि अभी जो मैं 16 महीने भी अपोजिशन भुगत के आई हूँ, बस वो ऐसे थी। उनकी जो गवर्नमेंट थी, उनकी बी टीम थी, उनकी जो पॉकेट यूनियन होती है। अभी भी मेरे ख्याल में जो भी हुकूमत बनेगी वो पॉकेट यूनियन ही होगी, क्योंकि मुफादात एक है। तो बस वो दिखावे के लिए होगा कि हाँ, बस एक अमल हम चला रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कंपनी ज्यादा देर चल नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि हुकूमत साजी में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? नहीं मिलेगी। देखिए, अब इतनी सारी काम करने, हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी पे काम करना है, हमने डिफेंस पे काम करना है, खारजा पॉलिसी, ये पॉलिसी, उसमें तो सबको साथ लेके चलने की जरूरत है ना। जब सब एक दूसरे के जानी दुश्मन होके, हर कोई दिल में
कदूरते लेके बैठा हुआ होगा तो फिर ये मामलात तो नहीं हो सकते ना। तो देखिए हर इदारे को अपनी हदूद में रह के काम करना पड़ेगा, वरना कोई एक दूसरे पे एतबार नहीं करेगा। अगर सपोज अगर हम किसी पार्टी के साथ, मैं आपको ऐसे बात कर रही हूँ तो मेरे दरपर्दा दिल में कहीं होगा कि शायद ये मुझे धोखा तो नहीं देगा, इसकी बात कहीं और तो नहीं होगी। तो अब वो लोग आपस में बात करने के बजाय एक ही गेट पर जाकर दुहाई देके वहीं पर ही बात करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू सारा बानू साहिबा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।